कुछ इंपॉर्टेंट सोसाइटल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे जो यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक फोकस्ड सेशन जैसा है, मतलब एक खास चर्चा क्यूरियस लर्नर्स के लिए। विल बी लुकिंग एट कॉन्सेप्ट्स लाइक डेमोग्राफिक विंटर, फिर इंडिया के इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का गैप, पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन और पॉवर्टी का वो ट्रिकी रिलेशनशिप, और हाँ, इंडिया में लेबर माइग्रेशन के बदलते ट्रेंड्स। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। रेडी? ओके, चलिए शुरू करते हैं। डेमोग्राफिक विंटर। सबसे पहले ये सवाल देखते हैं। What is the concept of a demographic winter? Is the world moving towards such a situation? Elaborate. UPSC Mains 2024. Broad micro theme: population and associated issues. हुक। अच्छा सोचिए, एक ऐसा देश जहां स्कूल बंद हो रहे हैं, फंड्स की कमी से नहीं बल्कि बच्चे ही नहीं है। अजीब है ना? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर ये जुड़ा है डेमोग्राफिक विंटर नाम के कॉन्सेप्ट से। लर्निंग मैप। हाँ, तो इस सेक्शन में हम क्या क्या देखेंगे? बिल्कुल, तो पहले समझेंगे कि डेमोग्राफिक विंटर है क्या, फिर क्या दुनिया इस तरफ बढ़ रही है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, उसके बाद एक्सेप्शंस की बात करेंगे क्योंकि ये हर जगह नहीं हो रहा, और आखिर में वे फॉरवर्ड, मतलब आगे क्या करना चाहिए। ओके, साउंड्स गुड। लेट्स स्टार्ट। चंग 1, व्हाट इज डेमोग्राफिक विंटर? बेसिकली डेमोग्राफिक विंटर मतलब एक लंबा पीरियड जहां बर्थ रेट्स काफी गिर जाते हैं और पॉपुलेशन की एवरेज एज बढ़ जाती है। मतलब फ्यूअर यंग पीपल, मोर ओल्डर पीपल। एग्जैक्टली। और इससे होता क्या है, वर्कफोर्स श्रिंक करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है, और सोशल सिस्टम्स जैसे पेंशन्स, हेल्थ केयर, इन पर चैलेंज आता है। अच्छा, कोई एग्जांपल्स हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे जापान और इटली, वहाँ पॉपुलेशन कम हो रही है और डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा है। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब? नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, बच्चे और बुजुर्ग जो वर्किंग एज पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट तो एक्चुअली दुनिया में सबसे कम है। तो ये सब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए सीरियस कंसर्न्स हैं। तो इससे कुछ सवाल उठते हैं, जैसे एक श्रिंकिंग वर्कफोर्स से सोसाइटी में किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, थिंक, और अगर एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा हो तो इकोनॉमी पर क्या इमीडिएट इफेक्ट्स हो सकते हैं, थिंक। और ये भी कि लो बर्थ रेट्स एक प्रॉब्लम क्यों बन सकती हैं जबकि ये पॉपुलेशन कंट्रोल जैसा लगता है। थिंक। हाँ, एक मोमेंट लेकर इन इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचिए। राइट। सो इन शॉर्ट, डेमोग्राफिक विंटर मीन्स फ्यूअर बेबीज, एन एजिंग पॉपुलेशन एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेन। समझे? चंक 2, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स इट? अब सवाल यह है कि क्या पूरी दुनिया इसी तरफ जा रही है? वेल, कुछ रीजन्स तो डेफिनेटली जा रहे हैं। इसके पीछे कई रीजंस हैं। जैसे? एक तो है वाइड स्प्रेड लो फर्टिलिटी। बहुत से देशों में बर्थ रेट्स रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चले गए हैं, करीब 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन से कम। यूरोप, ईस्ट एशिया में ये काफी कॉमन है। ओके। दूसरा, एजिंग पॉपुलेशन। लोग अब ज्यादा जी रहे हैं, जो अच्छी बात है, पर कम बर्थ्स के साथ मिलकर एवरेज एज बढ़ जाती है। जापान, जर्मनी इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। इससे हेल्थ केयर, पेंशन सिस्टम्स पर दबाव बढ़ता है और लेबर शॉर्टेजेस हो सकती हैं। सही बात है। फिर डिलेड मैरिजेस एंड पेरेंटहुड। लोग करियर गोल्स या इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से शादी और बच्चे पैदा करना डिले कर रहे हैं। ये तो दिखता है आजकल। हाँ, और अर्बनाइजेशन भी एक फैक्टर है। शहरों में रहने वाले लोग अक्सर फैमिली देर से स्टार्ट करते हैं, प्लस फैमिली प्लानिंग एक्सेस भी आमतौर पर रूरल एरिया से बेहतर होता है। ये ट्रेंड यूरोप, ईस्ट एशिया में डेमोग्राफिक डिक्लाइन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। साउथ कोरिया, सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण हैं। और कॉस्ट्स का क्या? बिल्कुल, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। जब एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर महंगे होते जाते हैं तो फैमिलीज अक्सर ज्यादा बच्चे पैदा करने में हिचकिचाती हैं। इंटरेस्टिंग कनेक्शंस हैं ये सब। जैसे आपने बताया, साउथ कोरिया, सिंगापुर जैसे अर्बनाइज्ड देशों में स्मॉलर फैमिलीज नॉर्म बन गए हैं, और जर्मनी एजिंग पॉपुलेशन के चैलेंजेस फेस कर रहा है। एग्जैक्टली। तो इस पर रिफ्लेक्शन बनता है, जैसे सिटी लाइफ बच्चों के बारे में डिसीजंस को विलेज लाइफ के मुकाबले कैसे बदल सकती है। थिंक, अगर शादी और पेरेंटहुड डिले होते हैं तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। थिंक, क्या हम अपने आसपास राइजिंग कॉस्ट को फैमिली साइज डिसीजंस पर असर डालते हुए देखते हैं। थिंक। हाँ, थोड़ा पॉज करके इन फैक्टर्स के बारे में सोचिए। ओके। सो इन शॉर्ट, फैक्टर्स लाइक लो फर्टिलिटी, एजिंग पॉपुलेशंस, अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग लिविंग कॉस्ट्स वाकई कुछ रीजन्स को डेमोग्राफिक विंटर की तरफ पुश कर रहे हैं। कूल है ना ये सब, कैसी जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। चंक 3, एक्सेप्शंस टू द ट्रेंड। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। क्या ये ट्रेंड यूनिवर्सल है? शायद नहीं। एक्सेप्शंस देखते हैं। राइट, हर जगह ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, पहला, सब सहारन अफ्रीका। यहाँ फर्टिलिटी रेट्स अभी भी काफी हाई हैं। जैसे नाइजेर, युगांडा जैसे देशों में रेट्स 5 चिल्ड्रन पर वुमन से भी ज्यादा हैं। अफ्रीका की पॉपुलेशन 2050 तक डबल होने का प्रोजेक्शन है, तो वहाँ डेमोग्राफिक विंटर अभी दूर है। वाओ, क्वाइट अ कंट्रास्ट। हाँ, फिर साउथ एशिया, बांग्लादेश जैसे देशों में फर्टिलिटी रेट्स कम हुए हैं, पर अक्सर रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में। इसका मतलब नियर टर्म में पॉपुलेशन ग्रोथ जारी रहेगी। ओके। तीसरा पॉइंट, इमिग्रेशन एज अ बैलेंसर। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स को ऑफसेट करने के लिए एक्टिवली इमिग्रेशन का यूज करते हैं। इससे पॉपुलेशन ग्रोथ मेंटेन रहती है और लेबर शॉर्टेजेस एड्रेस होते हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी। हाँ, फिर ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन द मिडिल ईस्ट, कुछ रीजन्स में कल्चरल नॉर्म्स बड़ी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं।
तो वहाँ फर्टिलिटी रेट्स यूरोप के मुकाबले रिलेटिवली हाई हैं। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। बिल्कुल। एंड फाइनली लैटिन अमेरिका ट्रांजिशन, यहाँ भी रेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, पर ग्वाटेमाला, बोलिविया जैसे देशों में अभी भी हायर रेट्स हैं। तो डेमोग्राफिक विंटर की तरफ शिफ्ट स्लो है। तो मतलब नाइजर की हाई फर्टिलिटी और साउथ कोरिया की अल्ट्रा लो रेट को कंपेयर करें, या कनाडा जो इमिग्रेशन से पॉपुलेशन मेंटेन कर रहा है, कितने डिफरेंट पाथ्स हैं। एग्जैक्टली। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, फर्टिलिटी रेट्स सब सहारन अफ्रीका और यूरोप जैसे रीजन्स में इतने ड्रामेटिकली डिफरेंट क्यों हो सकते हैं? थिंक इमिग्रेशन, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स और एजिंग वर्कफोर्स फेस कर रहे देश की मदद कैसे कर सकता है? थिंक क्या कल्चरल वैल्यूज फैमिली साइज डिसीजंस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं? क्या ऑब्जर्वेशंस दिमाग में आते हैं? पॉज करके इन डाइवर्स ग्लोबल पैटर्न्स के बारे में सोचिए जरा। ठीक है। इन शॉर्ट, कई रीजन्स स्पेशली अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में अभी भी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ग्रोथ है, और इमिग्रेशन कुछ डेवलप्ड नेशंस में पॉपुलेशंस को बैलेंस करने वाला एक की फैक्टर है। ये डाइवर्सिटी याद रखना जरूरी है। अंडरस्टूड। चंक 4 वे फॉरवर्ड। तो सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है, एक तरफ डिक्लाइन, दूसरी तरफ ग्रोथ। ऐसे में आगे क्या करना चाहिए? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? गवर्नमेंट्स और सोसाइटीज कुछ स्ट्रेटजीज अपना सकती हैं। पहला, प्रमोट प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज, लेकिन केयरफुली। कुछ देश फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जेनरस पेरेंटल लीव, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, हाउसिंग सपोर्ट देकर फैमिलीज को इनकरेज करने की कोशिश करते हैं, पर ये बैलेंस्ड और सस्टेनेबल होने चाहिए। हाँ, ये ट्रिकी हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा, अडेप्ट टू एन एजिंग पॉपुलेशन। हेल्थ केयर सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना होगा, पेंशन रिफॉर्म्स करनी होंगी, और एल्डरली के लिए सपोर्टिव सर्विसेज डेवलप करनी होंगी। टेक्नोलॉजी यहाँ बड़ा रोल प्ले कर सकती है। लाइक जापान कर रहा है। हाँ, जैसे जापान एल्डर केयर टेक्नोलॉजी पर काफी इन्वेस्ट कर रहा है। तीसरा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। राइजिंग लिविंग कॉस्ट्स, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी जैसे इश्यूज एड्रेस करने होंगे, ताकि यंग पीपल फैमिली स्टार्ट करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। मेक सेंस। चौथा, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में इन्वेस्टमेंट करके लेबर शॉर्टेजेस को मिटिगेट किया जा सकता है, स्पेशली एजिंग पॉपुलेशन से अफेक्टेड सेक्टर्स में। ओके। और पांचवां, ग्लोबल कोऑपरेशन। पॉपुलेशन ट्रेंड्स ग्लोबल है, कंट्रीज को कोलैबोरेट करना चाहिए, नॉलेज शेयरिंग, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और माइग्रेशन पॉलिसीज पर कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से फायदा हो सकता है। जैसे डेनमार्क ने वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव करने की पॉलिसीज बनाई हैं, हायर बर्थ रेट्स प्रमोट करने के लिए, और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर हैविंग अ सेकंड चाइल्ड भी कई जगह ट्राई किए जाते हैं। राइट। तो इनमें से कौन सी वे फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी सबसे प्रैक्टिकल या इंपैक्टफुल लगती है डेमोग्राफिक डिक्लाइन फेस कर रहे देश के लिए? थिंक क्या टेक्नोलॉजी लाइक ऑटोमेशन सच में लेबर शॉर्टेज का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकती है? क्यों या क्यों नहीं? थिंक ग्लोबल ट्रेंड्स जैसे पॉपुलेशन चेंज से डील करने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है? थिंक। हाँ, इन पोटेंशियल सॉल्यूशंस पर एक मोमेंट रिफ्लेक्ट कीजिए। ओके। इन शॉर्ट, सॉल्यूशंस में एक मिक्स शामिल है। फैमिलीज को सपोर्ट करना, एजिंग सोसाइटीज के अडेप्ट करना, इकोनॉमिक प्रेशर्स फिक्स करना, टेक्नोलॉजी लेवरेज करना और ग्लोबली मिलकर काम करना। गॉट इट। यस, गॉट इट। रिकैप एंड एक्टिव रिकॉल, डेमोग्राफिक विंटर। ओके, चलिए इस पहले टॉपिक को क्विकली रिकैप करते हैं, अंडर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। हाँ, तो डेमोग्राफिक विंटर मतलब फॉलिंग बर्थ रेट्स प्लस एजिंग पॉपुलेशन, जिससे पोटेंशियल इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस आते हैं। सिंपल। राइट। कुछ रीजन्स जैसे यूरोप, ईस्ट एशिया इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्यू टू लो फर्टिलिटी, एजिंग, हाई कॉस्ट्स और अर्बनाइजेशन। पर ये यूनिवर्सल नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। सब सहारन अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ एशिया और इमिग्रेशन कुछ देशों के लिए पिक्चर काफी बदल देता है। और सॉल्यूशंस रिक्वायर अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। प्रो फैमिली पॉलिसीज अगर चाहें, एजिंग के लिए अडेप्टेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कोऑपरेशन। बिल्कुल। अच्छा, कुछ रिकॉल क्वेश्चंस। 1. डेमोग्राफिक विंटर को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कीजिए, अपने शब्दों में बताओ। 2. एक मेन रीजन बताइए कि कुछ रीजन्स डेमोग्राफिक विंटर क्यों फेस कर रहे हैं। 3. एक रीजन का नाम बताइए जो करंटली इस ट्रेंड का एक्सेप्शन है और ब्रीफली बताइए क्यों। 4. एक पॉलिसी का एग्जाम्पल दीजिए जो गवर्नमेंट फैमिलीज इनकरेज करने के लिए ट्राई कर सकती है, ए प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी। सोच लो। 5. टेक्नोलॉजी एजिंग पॉपुलेशन के चैलेंजेस एड्रेस करने में कैसे हेल्प कर सकती है? थिंक। 6. पूरी दुनिया एक साथ डेमोग्राफिक विंटर क्यों फेस नहीं कर रही? ये डिफरेंसेस क्यों हैं? थिंक। अच्छा, चैलेंज, डेमोग्राफिक विंटर का कॉन्सेप्ट और एक पॉसिबल सोल्यूशन। किसी इमेजिनरी फ्रेंड को सिर्फ 1 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। रेडी, गो। हाँ, जरूर ट्राई करना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इस सवाल पर फोकस करते हैं। Why did human development fail to keep pace with economic development in India? UPSC Mains 2023. Broad micro theme: population and associated issues. हुक। इंडिया की इकोनॉमी तो काफी ग्रो हुई है, राइट? हम बड़ी कंपनीज देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखते हैं, लेकिन क्या हर एक इंसान की लाइफ, हर सिटीजन की वेलबींग उतनी ही इंप्रूव हुई है? एक गैप सा लगता है। इसे एक्सप्लोर करते हैं। लर्निंग मैप। बिल्कुल। तो पहले हम देखेंगे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ की माइलस्टोन्स, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट पीछे क्यों रह गया, और आखिर में रोड हेड डिस्कस करेंगे, मतलब आगे क्या किया जा सकता है। ठीक है। चंक 1, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया।
इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस रहे हैं। हाँ, जैसे पहला, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। आजादी के बाद फोकस था सेल्फ रिलायंस पर। 5 ईयर प्लान्स लॉन्च हुए डेवलपमेंट गाइड करने के लिए। आईआईटीज जैसे इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हुए होम ग्रोन टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए। राइट, द फाउंडेशन ईयर्स। फिर आया लिबरलाइजेशन पीरियड 1991। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। इंडिया ने इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोला। आईटी सेक्टर का फिनोमिनल राइज हुआ। इन्फोसिस जैसी कंपनीज ग्लोबल प्लेयर्स बनी। हाँ, ये 1991 रिफॉर्म्स बहुत सिग्निफिकेंट थे। और रीसेंट डेवलपमेंट्स देखें तो डिजिटल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी को फिर से ट्रांसफॉर्म किया है। सोचिए रिलायंस जियो ने डेटा एक्सेस को कैसे डेमोक्रेटाइज किया। स्टार्टअप इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स ने एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम फोस्टर किया है। हाँ, ये माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट है। आईआईटीज का एस्टैब्लिशमेंट, इन्फोसिस का राइज, जियो का इम्पैक्ट, ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस के कॉन्क्रीट एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल। तो इस पे सोचते हैं, 1991 लिबरलाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमिक डायरेक्शन को फंडामेंटली कैसे चेंज किया। थिंक अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल डाटा आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती है। थिंक क्या हम रिसेंट ईयर्स में इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का कोई और बड़ा एग्जाम्पल सोच सकते हैं। थिंक हाँ, थोड़ा पॉज करके इंडिया की इस इकोनॉमिक जर्नी के बारे में सोचिए। ओके। सो इन शॉर्ट, इंडिया की इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई थ्रू प्लान्ड फेजेस, अ मेजर लिबरलाइजेशन शिफ्ट और अब एक पावरफुल डिजिटल वेव। समझे? यस। चंक 2, रीजंस फॉर लैगिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इकोनॉमी तो बढ़ी, बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जैसे हेल्थ और एजुकेशन सब के लिए हमेशा साथ नहीं चले। क्यों? ग्रोथ के बावजूद कुछ क्रूशल एरियाज में चैलेंजेस बने रहे। पहला, एजुकेशन। बजट एलोकेशंस बढ़े हैं, जैसे 2023 के लिए हाईएस्ट एवर एलोकेशन मेंशन किया गया था, लेकिन जीडीपी का शेयर जो एजुकेशन पर खर्च होता है, करीब 2.9%, वो जरूरतों के हिसाब से सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा है। एक्सेस और क्वालिटी के इश्यूज स्पेशली रूरल एरियाज में अभी भी हैं। ये एक पर्सिस्टेंट इशू है। दूसरा, हेल्थ केयर। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करने का एम रखती हैं, जो अच्छा है, लेकिन हेल्थ केयर पर ओवरऑल पब्लिक स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी FY23 में करीब 2.1% अभी भी लार्ज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन की जरूरतों के मुकाबले रिलेटिवली लो है। स्पेंडिंग वर्सेस नीड्स का गैप है। ये सोसाइटी में डीपली इंट्रेंच्ड है। इससे अनइवन डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज में सिग्निफिकेंट गैप्स आते हैं। रोहित वेमुला केस या 2016 उना फ्लॉगिंग इंसिडेंट्स जैसे ट्रैजिक इंसिडेंट्स इन पर्सिस्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। ये बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। हाँ। चौथा, करप्शन। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में स्कैंडल्स और करप्शन जैसे 2G स्पेक्ट्रम केस पब्लिक ट्रस्ट इरोड करते हैं और डेवलपमेंट के लिए रखे रिसोर्सेज डाइवर्ट करते हैं, प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। राइट, गवर्नेंस इशू। और पांचवा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक अमेनिटीज। स्वच्छ भारत अभियान जैसी इनिशिएटिव से प्रोग्रेस हुई है, लेकिन सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग जैसी बेसिक नीड्स तक यूनिवर्सल एक्सेस इंश्योर करना, स्पेशली अंडरसर्व्ड एरियाज में, अभी भी एक चैलेंज है। ये एग्जाम्पल्स इश्यूज को अच्छे से हाईलाइट करते हैं। आयुष्मान भारत या स्वच्छ भारत जैसे स्कीम्स इंटेंट दिखाते हैं, पर बजट परसेंटेजेस और 2G स्कैम जैसे केसेस या डिस्क्रिमिनेशन के इंस्टेंसेस गैप्स दिखाते हैं। एग्जैक्टली। तो सिर्फ ज्यादा पैसा एलोकेट करना अक्सर एजुकेशन या हेल्थ केयर आउटकम्स इंप्रूव करने के लिए काफी क्यों नहीं होता? और क्या चाहिए ऑफ थिंक? करप्शन डेवलपमेंट बेनिफिट्स को इंटेंडेड लोगों तक पहुंचने से डायरेक्टली कैसे इंपैक्ट करता है? ऑफ थिंक अगर क्लीन वाटर जैसी बेसिक कम्युनिटीज यूनिवर्सली अवेलेबल ना हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे स्पेसिफिक इंपैक्ट्स क्या होते हैं? ऑफ थिंक हाँ, इन डीप रूटेड चैलेंजेस पे एक मोमेंट रिफ्लेक्ट कीजिए। ओके। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इक्विटी, गवर्नेंस, करप्शन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्सिस्टेंट इश्यूज ने इंडिया में ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट को पीछे रखा है। क्लियर है? चंक 3 रोड अहेड। ओके, तो ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं। पाथ फॉरवर्ड क्या है? आगे क्या किया जा सकता है इस गैप को ब्रिज करने के लिए? कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस और डायरेक्शंस हैं। पहला, टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड पॉलिसीज। डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स लेवरेज करके ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करना जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करके रिमोट एरियाज तक पहुंचे, सर्विस डिलीवरी, एजुकेशन, हेल्थ में इंक्लूसिविटी एनहांस करें। टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर। दूसरा, कल्चरल सेंसिटिविटी। पॉलिसीज को इंडिया की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कल्चरली सेंसिटिव डेवलपमेंट अप्रोचेस के थ्रू हार्मनी और इंक्लूसिविटी एनकरेज करना क्रूशल है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तीसरा, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म। ओडिशा में रघुराजपुर जैसे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व और बेनिफिट करने वाला टूरिज्म ग्रास रूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट कर सकता है और कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व कर सकता है। कूर ना? हाँ, ये इंटरेस्टिंग मॉडल है। चौथा, रिन्यूएबल एनर्जी। डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स पर फोकस करना, जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन JNSM के तहत प्रमोट किए गए ग्रास रूट्स लेवल पर सस्टेनेबल एनर्जी एक्सेस ला सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी एंगल। पांचवा, मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर।
छत्तीसगढ़ जैसे एग्जाम्पल्स फॉलो करके रिमोट कम्युनिटीज तक मोबाइल कनेक्टिविटी एक्सपैंड करना एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेस करने में गैप्स ब्रिज करने में हेल्प कर सकता है। कनेक्टिविटीज की और छठा, स्किल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY जैसे फ्रेमवर्क्स पर बिल्ड करके स्किल डेवलपमेंट एनहांस करना और वोकेशनल ट्रेनिंग से एम्प्लॉयबिलिटी और जॉब मार्केट में इंक्लूसिविटी इंप्रूव करना। स्किल्स फॉर द फ्यूचर। ये कॉन्क्रीट स्टेप्स लगते हैं। डिजिटल इंडिया यूज करना, रघुराजपुर जैसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना, JNSM के थ्रू सोलर एनर्जी एक्सपैंड करना या PMKVY से लोगों को स्किल करना, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी रिमोट एरियाज में एजुकेशन या हेल्थ जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करने का गैप ब्रिज करने में स्पेसिफिकली कैसे हेल्प कर सकती है? सोचिए, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए डेवलपमेंट पॉलिसीज डिजाइन करते समय कल्चरली सेंसिटिव होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचिए, कोई भी एक रोड अहेड पॉइंट चुनिए, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफ को डायरेक्टली कैसे इंप्रूव कर सकता है? सोचिए। सोचिए कि ये डिफरेंट स्टेप्स पोटेंशियली इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच एक बेहतर बैलेंस कैसे बना सकते हैं। ओके। In short, the way forward involves smartly using technology, respecting culture, empowering local communities, focusing on sustainable energy, improving connectivity, or boosting relevant skills. Make sense? Yes, makes sense. Recap and active recall, human dev versus econ dev. चलिए इस डिस्कशन को क्विकली समराइज करते हैं ऑन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। हाँ, तो इंडिया ने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है डिफरेंट फेजेस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग, 1991 लिबरलाइजेशन, करंट डिजिटल एज। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इक्विटी पीछे रह गया ड्यू टू चैलेंजेस इन एजुकेशन फंडिंग क्वालिटी, हेल्थ केयर एक्सेस स्पेंडिंग, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, करप्शन और गैप्स इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट। और रोड अहेड में टेक्नोलॉजी लेवरेज करना, कल्चरल सेंसिटिविटी, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मोबाइल कनेक्टिविटी और फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। बिल्कुल। अब कुछ रिकॉल क्वेश्चंस। 1. एक की फेज या इवेंट का नाम बताइए जिसने इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया। 2. इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे क्यों रह गया, इसका एक मेजर रीजन बताइए जो मेंशन हुआ। 3. 2G स्पेक्ट्रम केस किस प्रॉब्लम का एग्जाम्पल था जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, याद है? 4. रोड अहेड सेक्शन से एक स्ट्रैटेजी सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कीजिए, अपने शब्दों में बताओ। 5. स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का गैप ब्रिज करने में कैसे हेल्प कर सकता है? थिंक। 6. अल्टीमेटली किसी देश के लिए दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट पर साइमल्टेनियसली फोकस करना क्यों क्रूशियल है? सोच लो। चैलेंज टाइम। क्या हम यहाँ डिस्कस की गई मेन प्रॉब्लम, इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का गैप, को एक इमेजिनरी 10-year-old को सिंपल एनालॉजी यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं? ट्राई कीजिए। फन टास्क। पॉपुलेशन एजुकेशन। अब ये सवाल देखते हैं। Discuss the main objectives of population education and point out the measures to achieve them in India in detail. UPSC Mains 2021. Broad micro theme. Population and associated issues. हुक। डिड यू नो कि इंडिया दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में ही नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस की थी? काफी पायनियरिंग था ये। हाँ, बिल्कुल। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ये टर्म पॉपुलेशन एजुकेशन का एक्चुअली मतलब क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है। लर्निंग मैप। एग्जैक्टली। तो पहले हम डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि इंडिया ने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या स्पेसिफिक मेजर्स लिए हैं ओवर द इयर्स। Sounds good. चंक 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन बेसिकली एक एजुकेशनल प्रोसेस है। इसका एम है लोगों को पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज के बारे में अवेयर और नॉलेजेबल बनाना, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स, फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पॉपुलेशन डायनामिक्स का एनवायरनमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट। अच्छा, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में एजुकेट करना, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज प्रिवेंट करना और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STIs का स्प्रेड कम करना। ये इंडिविजुअल्स को नॉलेज से एम्पावर करना है। ओके, हेल्थ फोकस। दूसरा, एनकरेज रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें लोगों को पॉपुलेशन ग्रोथ के ब्रॉडर इम्पैक्ट्स, रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, नेशनल डेवलपमेंट पर समझने में मदद करना शामिल है। गोल है इंडिविजुअल्स को अपने रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस कंसिडर करने के लिए एनकरेज करना, जिससे सबके लिए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कंट्रीब्यूट हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंगल। और तीसरा, फॉस्टर रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स। पॉपुलेशन सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये रिसोर्स यूज के बारे में भी है। तो ये ऑब्जेक्टिव लोगों को उनके कंजम्पशन हैबिट्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में एजुकेट करने और ज्यादा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स एनकरेज करने पर फोकस करता है। राइट। जैसे अगर पेरेंट्स समझते हैं कि कम बच्चे होने से शायद वो हर बच्चे की एजुकेशन और हेल्थ में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ से लिंक्ड एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। या ये समझना कि हम जो रिसोर्सेज यूज करते हैं, पानी, बिजली, प्लास्टिक, वो इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं,
ये भी इस एजुकेशन का हिस्सा है। एग्जैक्टली तो कॉन्ट्रासेप्शन जैसे ऑप्शंस के बारे में जानना इंडिविजुअल्स को अपनी हेल्थ और फैमिली रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने में कैसे एम्पावर करता है। थिंक, जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं किसी देश के फ्यूचर के रिलेशन में, तो सस्टेनेबल वर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? थिंक, हमारी एवरीडे कंजम्पशन हैबिट्स बड़े इश्यूज जैसे एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन डायनामिक्स से कैसे कनेक्टेड हैं, सोच लो। हाँ, पॉपुलेशन एजुकेशन के इन इम्पोर्टेंट गोल्स के बारे में थोड़ा सोचिए। ओके, So, in short, population education aims for informed health choices, sustainable population levels for a better quality of life, and responsible consumption for the planet's health. Clear है? हाँ क्लियर है। चंक 2, मेजर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स इन इंडिया। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं। इंडिया ने इन गोल्स को अचीव करने के लिए डिकेड्स में क्या कोशिशें की हैं? इंडिया ने 1952 की उस पाइनियरिंग पॉलिसी के बाद से काफी कदम उठाए हैं। पहला, अर्ली पॉलिसी एंड प्रोग्राम। जैसा मेंशन किया, इंडिया ने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से जल्दी शुरुआत की। एम एम्बिशियस था, बर्थ रेट्स कम करना और टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, मतलब एक वुमेन के एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिप्लेसमेंट लेवल करीब 2.1 तक लाना। एम्बिशियस गोल था वो। दूसरा, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज। एक की मेजर है इंश्योर करना कि लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग पर एक्यूरेट कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिले। उतना ही इंपॉर्टेंट है सर्विसेज जैसे कॉन्ट्रासेप्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना। इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस। तीसरा, यूटिलाइजिंग कम्युनिटी वर्कर्स, NGOs और स्पेशली फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स जैसे आशा, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स क्रूशल रोल प्ले करते हैं। वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिलीवर करते हैं और लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट करते हैं, राइट एट द कम्युनिटी लेवल, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में। ये ग्रास रूट्स अप्रोच बहुत इफेक्टिव है। आशास का रोल इंपॉर्टेंट है। हाँ, चौथा, इनकॉर्पोरेटिंग इन स्कूल करिकुलम। पॉपुलेशन रिलेटेड टॉपिक्स अक्सर एग्जिस्टिंग स्कूल सब्जेक्ट्स जैसे बायोलॉजी और सोशल स्टडीज में इंटीग्रेट किए जाते हैं, यंग पीपल को अर्ली एज से एजुकेट करने के लिए। स्कूल लेवल इंटीग्रेशन। पांचवां, टारगेटेड आउटरीच एंड अवेयरनेस कैंपेन्स। स्पेसिफिक ग्रुप्स जैसे एडोलेसेंस या रिमोट एरियाज की कम्युनिटीज तक पहुंचने के लिए स्पेसिफिक कैंपेन्स डिजाइन करना। इनमें अक्सर मास मीडिया, टीवी, रेडियो के साथ कम्युनिटी इवेंट्स यूज होते हैं। टारगेटेड अप्रोच। और छठा, बिल्डिंग कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग। की स्टेक होल्डर्स, एजुकेटर्स, कम्युनिटी लीडर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को पॉपुलेशन इश्यूज पर ट्रेन करना ताकि वो इफेक्टिवली और सेंसिटिवली कम्युनिकेट कर सकें। जैसे सोचें एक एशिया वर्कर गांव में घरों में जाकर डिफरेंट फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में बात कर रही है, या स्कूल बायोलॉजी क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना, या रेडियो पर स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में कैची जिंगल सुनना। ये सब इन मेजर्स के कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं एक्शन में। बिल्कुल सही। तो आशा जैसे कम्युनिटी वर्कर्स यूज करना इंडिया भर में डाइवर्स पॉपुलेशन तक पहुंचने में अक्सर पर्टिकुलरली इफेक्टिव क्यों होता है? थिंक, क्या स्कूल में पॉपुलेशन रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाना एक अच्छा अप्रोच है? क्यों या क्यों नहीं? थिंक, आज यंग पीपल तक इफेक्टिवली पहुंचने के लिए किस तरह का टारगेटेड आउटरीच कैंपेन काम कर सकता है? शायद सोशल मीडिया यूज करके। सोच लो। हाँ, सोचिए कि सक्सेस के लिए ये डिफरेंट मेजर्स सिनर्जिस्टिकली कैसे काम करने चाहिए। राइट। इन शॉर्ट, इंडिया पॉलिसी, इंफॉर्मेशन एंड सर्विस एक्सेस, आशा जैसे वर्कर्स के थ्रू कम्युनिटी आउटरीच, स्कूल करिकुलम इंटीग्रेशन, टारगेटेड कैंपेन्स और कैपेसिटी बिल्डिंग का मिक्स यूज करता है पॉपुलेशन एजुकेशन गोल्स प्रमोट करने के लिए। गॉट इट। गॉट इट। रिकैप एंड एक्टिव रिकॉल, पॉपुलेशन एजुकेशन। चलो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्विकली रिकैप करते हैं अंडर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। हाँ, तो पॉपुलेशन एजुकेशन का एम है पॉपुलेशन डायनामिक्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट पर उनके इम्पैक्ट की अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। की ऑब्जेक्टिव्स में शामिल हैं रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसीजंस प्रमोट करना, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ इंकरेज करना और सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स फॉस्टर करना। और इंडिया में मेजर्स में नेशनल पॉलिसीज प्रोग्राम्स 1952 से इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, कम्युनिटी वर्कर्स, NGOs, ASHOs यूटिलाइज करना, स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट करना, आउटरीच कैंपेन्स और स्टेक होल्डर्स ट्रेन करना शामिल है। बिल्कुल। अब कुछ रिकॉल क्वेश्चंस। 1. पॉपुलेशन एजुकेशन का फंडामेंटल गोल क्या है? अपने शब्दों में बताओ। 2. पॉपुलेशन एजुकेशन का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बताइए जो हमारी डिस्कशन में मेंशन हुआ। 3. TFR का क्या मतलब है और इंडिया के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए मेंशन किया गया टारगेट TFR क्या था? 4. इंडिया पॉपुलेशन एजुकेशन इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा एक कॉन्क्रीट मेजर यूज करता है? 5. रिप्रोडक्टिव हेल्थ चॉइसेस के लिए एक्यूरेट और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन तक एक्सेस क्रूशल क्यों माना जाता है? थिंक। 6. पॉपुलेशन एजुकेशन पोटेंशियली एक नेशन के अंदर हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव करने में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? सोच लो। फन चैलेंज। इमेजिन कीजिए आपको इंडिया में यंग पीपल के लिए एम्ड पॉपुलेशन एजुकेशन कैंपेन के लिए एक शॉर्ट कैची स्लोगन बनाना है। क्या होगा वो स्लोगन? ट्राई कीजिए। इंटरेस्टिंग चैलेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ इन पॉवर्टी। अब ये सवाल एग्जामिन करते हैं। Critically examine whether growing population is the cause of poverty or poverty is the main cause of population increase in India. UPSC Mains 2015. Broad micro theme, population and associated issues. हुक। ये थोड़ा चिकन एंड एग वाला सवाल है ना?
क्या लार्ज और रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन पॉवर्टी कॉज करती है, या पॉवर्टी ही लोगों को स्पेशली कुछ सर्कमस्टांसेस में बड़ी फैमिलीज रखने के लिए लीड करती है? ये क्लासिक डिबेट है, दोनों साइड्स क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। लर्निंग मैप। बिल्कुल। तो हम पहले वो आर्ग्यूमेंट देखेंगे जो कहता है कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पॉवर्टी का कॉज बन सकता है। फिर हम दूसरा पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करेंगे कि पॉवर्टी ही पॉपुलेशन इंक्रीज का मेन ड्राइवर है। और आखिर में विल ट्राई टू रीच अ मोर बैलेंस्ड, न्यूआंस्ड कंक्लूजन। ओके, चंक 1, आर्ग्यूमेंट ए, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू पॉवर्टी। ये व्यू शायद 1970s और 80s में पर्टिकुलरली पॉपुलर था। सजेस्ट करता है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पॉवर्टी को एग्जैसरबेट कर सकता है। कैसे? हाँ, कैसे? पहला, प्रेशर ऑन स्टेट्स रिसोर्सेज। जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है तो गवर्नमेंट के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबके लिए इनफ जॉब्स जनरेट करना। ये स्टेट की पॉवर्टी इफेक्टिवली रिड्यूस करने की एबिलिटी को स्ट्रेन कर सकता है। रिसोर्स स्ट्रेन। दूसरा, प्रेशर ऑन फैमिली रिसोर्सेज। हाउसहोल्ड लेवल पर ज्यादा बच्चे होना पेरेंट्स के लिए, स्पेशली लिमिटेड इनकम वालों के लिए, हर बच्चे को सफिशिएंट न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करना मुश्किल बना सकता है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की ये कमी फैमिलीज को जनरेशंस तक पॉवर्टी के साइकिल में ट्रैप कर सकती है। जैसे सोचिए, एक गवर्नमेंट 100 स्कूल बनाने का प्लान कर रही है, पर चाइल्ड पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ गई कि 200 की जरूरत है। अवेलेबल रिसोर्सेज पतले हो जाते हैं, राइट? या एक फैमिली जो मुश्किल से गुजारा कर रही है, 6 बच्चों को अच्छी तरह प्रोवाइड करना 2 के मुकाबले बहुत मुश्किल हो जाता है। पोटेंशियली हर बच्चे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को इंपैक्ट करता है। पर्सपेक्टिव से ज्यादा बच्चे होना कभी-कभी इकोनॉमिक हार्डशिप कैसे लीड कर सकता है, पर्टिकुलरली जब रिसोर्सेज स्कैर्स हों। थिंक, क्या ये आर्ग्यूमेंट की पॉपुलेशन ग्रोथ डायरेक्टली पॉवर्टी कॉज करता है आज उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स कंसिडर करते हुए? थिंक। हाँ, आर्ग्यूमेंट की इस साइड प्रेशर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचिए। ओके। सो इन शॉर्ट, एक व्यू पॉइंट है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेट और फैमिली रिसोर्सेज दोनों को स्ट्रेन करता है, इस तरह पॉवर्टी के परसिस्टेंस में कंट्रीब्यूट करता है। समझे? हाँ। चंक 2, आर्ग्यूमेंट बी, पॉवर्टी लीड्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ओके, ये एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन दूसरी साइड क्या कहती है? व्हाट इफ पॉवर्टी इज द रूट कॉज? ये पर्सपेक्टिव अक्सर पॉवर्टी में रहने वालों के व्यू पॉइंट से सिचुएशन को देखता है। पहला, मोर हैंड्स टू वर्क। बहुत पुअर फैमिलीज के लिए, स्पेशली मैनुअल लेबर पर रिलाई करने वालों के लिए, बच्चे पोटेंशियल फ्यूचर अर्नर्स या हेल्पर्स जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल फैमिली बिजनेसेस में के रूप में देखे जा सकते हैं। एक एक्स्ट्रा बच्चा 2 और हाथ के रूप में परसीव किया जा सकता है, जो इवेंचुअली फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पॉवर्टी खुद बड़ी फैमिलीज के लिए इंसेंटिव क्रिएट कर सकती है। अच्छा, इकोनॉमिक कैलकुलेशन। दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स। पॉवर्टी अक्सर लोअर लेवल्स ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर तक लिमिटेड एक्सेस से लिंक्ड होती है, इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन। इससे लोगों के लिए अपनी फैमिली साइज चूज करना मुश्किल हो जाता है। एक्सेस इशू अगेन। और तीसरा, हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रिस्क। हिस्टोरिकली एक्सट्रीम पॉवर्टी के कंडीशंस में जहां पुअर सैनिटेशन और हेल्थ केयर हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स बहुत हाई हुआ करते थे। पेरेंट्स शायद ज्यादा बच्चे पैदा करते थे इस उम्मीद में कि कम से कम कुछ एडल्टहुड तक सर्वाइव कर जाएंगे। ये फैक्टर इंप्रूव्ड हेल्थ केयर की वजह से अब कम सिग्निफिकेंट है, पर माइंडसेट कुछ कॉन्टेक्स्ट में लिंगर कर सकता है। जैसे एक गरीब किसान जो अपने खेतों के लिए फैमिली लेबर पर रिलाई करता है, ज्यादा बच्चे ओल्ड एज सिक्योरिटी या हेल्प का फॉर्म लग सकते हैं। या एक फैमिली सोचिए जिसके पास रिलायबल हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है। हिस्टोरिकली बच्चों का ट्रैजिक लॉस शायद उन्हें बड़ी फैमिली डिजायर करने पर लीड करता था, ये इंश्योर करने के लिए कि कुछ ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करेंगे। राइट। तो डीप पॉवर्टी में रहने वाली फैमिली एक और बच्चे की कॉस्ट और बेनिफिट को वेल्दियर फैमिली से डिफरेंटली क्यों परसीव कर सकती है? थिंक। एजुकेशन और हेल्थ केयर तक एक्सेस की कमी फैमिली साइज रिलेटेड डिसीजंस या आउटकम से डायरेक्टली कैसे कनेक्ट होती है? थिंक। क्या हाई मोर्टालिटी रिस्क फैक्टर आज इंडिया में फैमिली साइज डिसीजंस ड्राइव करने में 50-60 साल पहले के मुकाबले कम सिग्निफिकेंट है? क्यों? थिंक। इस पर्सपेक्टिव पॉवर्टी एज द ड्राइवर को केयरफुली कंसिडर कीजिए। ओके। इन शॉर्ट, ऑल्टरनेटिव व्यू आर्ग्यू करता है कि पॉवर्टी खुद पॉपुलेशन ग्रोथ ड्राइव करती है ड्यू टू परसीव्ड इकोनॉमिक नीड्स, लेबर, फैमिली प्लानिंग एक्सेस की कमी और चाइल्ड सर्वाइवल रिलेटेड हिस्टोरिकल फियर्स। मेक सेंस? Yes, it does. Chunk 3. Conclusion. A nuanced view. तो कौन सा व्यू ज्यादा एक्यूरेट है? इज इट पॉपुलेशन पॉवर्टी और पॉवर्टी पॉपुलेशन? सच्चाई ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स 2-वे रिलेशनशिप है, एक साइकिल रादर देन अ सिंपल 1-वे स्ट्रीट। ये आइदर और सिचुएशन नहीं है। आंसर अक्सर इस पर डिपेंड करता है कि हम गवर्नमेंट के रिसोर्स एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या इंडिविजुअल फैमिली के सर्कमस्टेंसेस से। तो मतलब साइकिल है। हाँ, इंपॉर्टेंटली पॉपुलेशन साइज या ग्रोथ रेट अकेले पॉवर्टी डिटरमिन नहीं करते। क्रूशल फैक्टर है स्टेट की कैपेबिलिटी अपने लोगों में इन्वेस्ट करने की, उन्हें स्किल्ड, हेल्दी और प्रोडक्टिव बनाने की। कैपेबिलिटी बिल्डिंग। एग्जैक्टली। अगर लोगों में कैपेबिलिटीज बिल्ड की जाए थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट, तो इवन अ लार्ज पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव करने वाला एसेट, रिसोर्सेज ट्रेन करने वाली लाइबिलिटी की बजाय।
अच्छा पॉइंट है। जैसे चाइना की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्स पर फोकस करके सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की। दूसरी तरफ स्मॉलर पॉपुलेशंस वाले कुछ देश भी पॉवर्टी से स्ट्रगल कर सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटीज और ह्यूमन डेवलपमेंट की कमी हो। तो सिर्फ नंबर नहीं, पॉपुलेशन की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। प्रिसाइसली। तो क्या ये सिंपल ए कॉजेज बी रिलेशनशिप है या ज्यादा एक्यूरेटली एक साइकिल की तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है जहां दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं? थिंक पॉपुलेशन की कैपेबिलिटीज बिल्ड करने का एक्चुअली प्रैक्टिस में मतलब क्या है? क्या हम कुछ एग्जांपल्स लिस्ट कर सकते हैं? थिंक एक लार्ज पॉपुलेशन को पोटेंशियल लायबिलिटी से देश के डेवलपमेंट के लिए एसेट में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? थिंक हाँ, इस इंटरकनेक्टेडनेस और ह्यूमन डेवलपमेंट के क्रिटिकल रोल पर रिफ्लेक्ट कीजिए। ओके इन शॉर्ट, ये एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है कि सिर्फ पॉपुलेशन नंबर्स नहीं बल्कि स्टेट की एबिलिटी है अपने लोगों को स्किल्स, हेल्थ और अपॉर्चुनिटी से एम्पावर करने की, पॉपुलेशन को डेवलपमेंट के लिए पोटेंशियल इंजन में बदलने की। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। डेफिनेटली याद रखना है। रिकैप एंड एक्टिव रिकॉल, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी। चलिए इस क्लासिक डिबेट को क्विकली रिकैप करते हैं अंडर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। आर्ग्यूमेंट 1 सजेस्ट करता है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेट फैमिली रिसोर्सेज स्ट्रेन करके पॉवर्टी लीड कर सकता है। आर्ग्यूमेंट 2 प्रपोज करता है कि पॉपुलेशन खुद पॉपुलेशन इंक्रीज ड्राइव करती है, नीड फॉर लेबर, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग एक्सेस, हाई मोर्टेलिटी फियर्स जैसे फैक्टर्स के कारण। और कंक्लूजन एक कॉम्प्लेक्स साइक्लिकल रिलेशनशिप हाईलाइट करता है। की फैक्टर सिर्फ पॉपुलेशन साइज नहीं बल्कि स्टेट का इन्वेस्टमेंट है लोगों की कैपेबिलिटीज, स्किल्स, हेल्थ, एजुकेशन डेवलप करने में, पोटेंशियली पॉपुलेशन नंबर्स को एसेट में बदलने में। बिल्कुल। अब कुछ रिकॉल क्वेश्चंस। 1, ब्रीफली एक आर्ग्यूमेंट बताइए जो पॉपुलेशन ग्रोथ कॉजेज पॉवर्टी आइडिया को सपोर्ट करता है। 2, ब्रीफली एक आर्ग्यूमेंट बताइए जो पॉवर्टी कॉजेज पॉपुलेशन इंक्रीज आइडिया को सपोर्ट करता है। 3, पॉवर्टी में एक फैमिली कभी कभी एडिशनल बच्चे को पोटेंशियल एक्स्ट्रा हैंड्स फॉर वर्क क्यों व्यू कर सकती है, समझे। 4, न्यूआंस्ड कंक्लूजन के अनुसार पॉपुलेशन पॉवर्टी डायनामिक मैनेज करने में स्टेट या गवर्नमेंट का क्रूशियल रोल क्या है। 5, क्या पॉपुलेशन साइज ओनली या मेन फैक्टर है जो किसी देश का पॉवर्टी लेवल डिटरमिन करता है, क्यों या क्यों नहीं। थिंक। 6, एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज तक एक्सेस इंप्रूव करना पॉवर्टी और हाई फर्टिलिटी के पोटेंशियल साइकिल को ब्रेक करने में कैसे फिट होता है। थिंक। मस्ट चैलेंज। इस इशू की दोनों साइड्स को खुद से जोर से 1 मिनट डिबेट करने की कोशिश कीजिए। पहले साइड ए पॉपुलेशन पॉवर्टी के लिए आर्ग्यू कीजिए, फिर साइड बी पॉपुलेशन पॉवर्टी के लिए। कौन सी साइड इंट्यूटिवली ज्यादा स्ट्रांग लगती है और क्यों? गो। ये जरूर ट्राई करना चाहिए। लेबर माइग्रेशन ट्रेंड्स इन इंडिया लास्ट 4 decades। अब ये सवाल डिस्कस करते हैं। Discuss the changes in the trends of labor migration within and outside India in the last 4 decades. UPSC Mains 2015. Broad micro theme, population and associated issues. हुक। कभी सोचा है आपने कि आपके शहर में काम करने वाले लोग ऑफन डिफरेंट स्टेट से क्यों आते हैं? या इंडिया से लोग बड़ी नंबर्स में गल्फ कंट्रीज या वेस्टर्न नेशंस क्यों जाते हैं काम करने? लोग काम के लिए मूव करते हैं। इस मूवमेंट को माइग्रेशन कहते हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ये लेबर माइग्रेशन पैटर्न्स इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर पिछले 40 सालों में कैसे बदले हैं। लर्निंग मैप, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि माइग्रेंट का मतलब क्या है और कुछ बेसिक स्टैट्स देखेंगे। फिर हम फोकस करेंगे माइग्रेशन ट्रेंड्स विद इन इंडिया। उसके बाद वी लुक एट द ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन आउटसाइड इंडिया। साउंड्स लॉजिकल। चंक 1, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM माइग्रेंट को बेसिकली ऐसे डिफाइन करता है कि कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके या अपने स्टेट के अंदर ही अपने यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस से दूर मूव कर रहा है या कर चुका है। ओके, क्लियर डेफिनेशन। लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? सबसे बड़ा ड्राइवर ओवरवेलमिंगली एम्प्लॉयमेंट है, या तो बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में या घर पर अपॉर्चुनिटीज की कमी से बचने के लिए। मेक सेंस। कोई नंबर्स है? हाँ, कुछ नंबर से आइडिया मिलेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO एस्टिमेट करता है 30 मिलियन से ज्यादा इंडियंस विदेशों में रहते और काम करते हैं। और इंडिया के अंदर 2011 सेंसस ने स्टैगरिंग 45.6 करोड़ माइग्रेंट्स पाए इंडिया के अंदर, पॉपुलेशन का करीब 38%। इंपॉर्टेंटली, इस माइग्रेशन का करीब 99% इंटरनल था, मतलब इंडिया की बॉर्डर्स के अंदर मूवमेंट। 99% इंटरनल। वाओ। तो जैसे कोई बिहार से दिल्ली काम करने आता है, वो इंटरनल माइग्रेशन, और कोई इंजीनियर बैंगलोर से कनाडा वर्क परमिट पर जाता है, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन। प्रिसाइसली। तो डेफिनेशन और स्टैट्स के अनुसार ज्यादातर माइग्रेशन के पीछे मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है? थिंक। 2011 सेंसस फिगर के बेस पर इंडियंस को इन्वॉल्व करने वाला ज्यादातर माइग्रेशन इंडिया के अंदर हो रहा है या बाहर? थिंक। IOM और गवर्नमेंट्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए माइग्रेंट कौन है, इसकी क्लियर डेफिनेशन होना इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है? थिंक। हाँ, माइग्रेशन के शेयर स्केल और उसके प्राइमरी ड्राइवर के बारे में इन इनिशियल फैक्ट्स को एब्जॉर्ब कीजिए। ओके। सो इन शॉर्ट, माइग्रेशन एक ह्यूज फिनोमिनन है, मेनली काम से ड्रिवन है, और इंडियंस के लिए इस मूवमेंट का वास्ट मेजॉरिटी देश के अंदर ही होता है। इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है ये। 99%। चंक 2, ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन विद इन इंडिया। ओके, सो 99% इंटरनल है। ये बहुत बड़ा नंबर है। चलिए इंडिया के अंदर मूवमेंट में डीपर डाइव करते हैं।
पिछले 4 डेकेड्स में क्या स्पेसिफिक ट्रेंड्स दिखे हैं? कुछ की ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए गए हैं। पहला, ईस्ट टू वेस्ट माइग्रेशन। ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है। लोग हिस्टोरिकली इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स जैसे यूपी, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, एनी स्टेट्स से रिलेटिवली ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ माइग्रेट करते आए हैं। द ट्रेडिशनल फ्लो। दूसरा, शिफ्ट इन डेस्टिनेशंस। इनिशियली मेजर मैग्नेट्स थे मुंबई, कोलकाता जैसे शहर और गुजरात के इंडस्ट्रियल बेल्ट्स। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चरल जॉब्स क्रिएट हुए और बाद में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली रीजन जैसे स्टेट्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब हुआ कि ये एरियाज भी माइग्रेंट्स के लिए मेजर डेस्टिनेशंस बन गए। डेस्टिनेशंस इवॉल्व हुए। की तरफ केरला जैसे स्टेट्स कुछ सेक्टर्स में लेबर शॉर्टेजेस फेस करते हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स यूपी, बिहार, ओडिशा, राजस्थान एटसेट्रा से वर्कर्स अट्रैक्ट करते हैं। साउथ में हायर वेजेस भी एक मेजर पुल फैक्टर है। अच्छा, ये नया ट्रेंड है, वेजेस का रोल। हाँ। चौथा, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म टेम्परेरी माइग्रेशन। इस टाइप का माइग्रेशन, जिसे कभी कभी सर्कुलर माइग्रेशन कहते हैं, पिछले कुछ डेकेड्स में काफी बड़ा है। सोचिए सीजनल एग्रीकल्चरल वर्क जो ग्रीन रेवोल्यूशन से स्पर हुआ, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर जॉब्स जो रियल एस्टेट बूम से लिंक्ड है। लोग कुछ टाइम के लिए माइग्रेट करते हैं, अर्न करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। सर्कुलर मूवमेंट। और पांचवा, हायर फीमेल माइग्रेशन रेट। इंटरेस्टिंगली सेंसस डेटा अक्सर फीमेल्स के लिए स्लाइटली हायर ओवरऑल माइग्रेशन रेट दिखाता है। 2011 में करीब 48-49%, जबकि इंडिया में फीमेल माइग्रेशन का मेजर रीजन मैरिज है। एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के लिए वुमेन का माइग्रेशन भी एक सिग्निफिकेंट और शायद बढ़ता हुआ फैक्टर है। मल्टीपल रीजंस फॉर फीमेल माइग्रेशन। एग्जांपल्स देखें। बिहार से दिल्ली आने वाला कंस्ट्रक्शन वर्कर कुछ महीने के प्रोजेक्ट के लिए, टेम्पररी सर्कुलर माइग्रेशन। यूपी से पंजाब जाने वाला फार्म लेबरर हार्वेस्ट सीजन के दौरान, सीजनल एग्रीकल्चरल माइग्रेशन। ओडिशा से केरला टी लोटेट होने वाली नर्स हॉस्पिटल जॉब के लिए, नॉर्थ टू साउथ माइग्रेशन। परफेक्ट एग्जाम्पल्स। तो इंटरनल माइग्रेंट्स के पॉपुलर डेस्टिनेशंस टाइम के साथ शिफ्ट होकर सिर्फ मुंबई, कोलकाता से दिल्ली और पंजाब जैसे प्लेसेस क्यों इंक्लूड करने लगे? थिंक रीसेंट नॉर्थ टू साउथ माइग्रेशन ट्रेंड को कौन से स्पेसिफिक इकोनॉमिक फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं? थिंक रीसेंट डिकेड्स में शॉर्ट टर्म या टेम्पररी माइग्रेशन परमानेंट रिलोकेशन के मुकाबले क्यों बढ़ रहा हो सकता है? सोच लो। हाँ, सोचिए, ये लार्ज फ्लोज ऑफ पीपल इंडिया के मैप पर काम और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में मूव कर रहे हैं। ओके। इन शॉर्ट, इंडिया के अंदर की ट्रेंड्स इंक्लूड करते हैं एस्टैब्लिश्ड ईस्ट टू वेस्ट फ्लो, वेज डिफरेंसेस और लेबर डिमांड से ड्रिवन, नया नॉर्थ टू साउथ फ्लो, टेम्पररी सर्कुलर माइग्रेशन में सिग्निफिकेंट राइज और हाई ओवरऑल फीमेल माइग्रेशन रेट, मल्टीपल फैक्टर से ड्रिवन इंक्लूडिंग मैरिज एंड वर्क। याद रखना ये पॉइंट्स। बिल्लू, चंक 3, ट्रेंड्स इन माइग्रेशन आउटसाइड इंडिया। ये तो हुई इंडिया के अंदर की मूवमेंट की बात। व्हाट अबाउट इंडियंस माइग्रेटिंग आउटसाइड इंडिया? उसके ट्रेंड्स क्या हैं पिछले 40 सालों में? इंडिया से बाहर जाने वाले लोगों के भी डिस्टिंक्ट पैटर्न्स हैं। पहला, सेमी स्किल्ड लेबर टू द गल्फ रीजन यानी मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर एटसेट्रा। इंडियन माइग्रेंट्स का मैसिव डेस्टिनेशन रहा है, स्पेशली सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स। सोचिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ड्राइवर्स, डोमेस्टिक हेल्प, टेक्नीशियंस, ये फ्लो डेकेड से सिग्निफिकेंट रहा है। द गल्फ स्ट्रीम, वेरी वेल नोन। दूसरा, परमानेंट माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर टू द वेस्ट। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट्स अट्रैक्ट करते हैं, अक्सर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी स्पेशलिस्ट्स और स्टूडेंट्स जो इवेंचुअली वहां सेटल हो जाते हैं। पुल फैक्टर्स अक्सर परसीव्ड हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज और परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप के पाथवेज होते हैं। ये ट्रेंड भी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है। स्किल्ड माइग्रेशन टू द वेस्ट। और तीसरा, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर टू साउथ ईस्ट एशिया एक ज्यादा रीसेंट ट्रेंड इन्वॉल्व करता है। लार्जली अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर का साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जैसे मलेशिया माइग्रेट करना, अक्सर फैक्ट्री वर्क या दूसरे लेबर इंटेंसिव जॉब्स के लिए। रसिया, एशिया, अ न्यूअर डेस्टिनेशन। तो डिफरेंट स्ट्रीम्स दिखते हैं। केरला से कोई दुबई जा रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने, गल्फ माइग्रेशन। बेंगलोर से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कनाडा मूव हो रहा है परमानेंट रेजिडेंसी लेकर, वेस्टर्न माइग्रेशन। तमिलनाडु से कोई मलेशिया जा रहा है फैक्ट्री में काम करने, एशिया माइग्रेशन। एग्जैक्टली। तो गल्फ कंट्रीज में इंडिया से माइग्रेशन से मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड जॉब्स या स्किल लेवल्स कौन से हैं? थिंक इंडियंस के वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा परमानेंटली माइग्रेट करने के प्राइमरी मोटिवेशंस अक्सर क्या बताए जाते हैं? थिंक ये डिफरेंट एक्सटर्नल माइग्रेशन स्ट्रीम्स, गल्फ वर्सेस वेस्ट वर्सेस एशिया, टिपिकल माइग्रेंट प्रोफाइल, स्किल्स, एजुकेशन और शायद इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे के टर्म्स में जनरली कैसे डिफर करते हैं? थिंक हाँ, इंडियंस को अब्रॉड अपॉर्चुनिटी सीक करने के लिए ड्राइव करने वाले डाइवर्स डेस्टिनेशंस और मोटिवेशंस कंसिडर कीजिए। ओके। गल्फ जाने वाले सेमी अनस्किल्ड लेबर की बड़ी संख्या, वेस्ट की तरफ ज्यादा परमानेंटली माइग्रेट करने वाले स्किल्ड इंडिविजुअल्स का बढ़ता स्ट्रीम और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी कुछ लेबर मूवमेंट। गॉट द पिक्चर? यस, गॉट इट।
recap and active recall, labor migration. चलिए, labor migration trends पर अपनी discussion को quickly wrap up करते हैं under population and associated issues. हाँ, माइग्रेशन स्पेशली इंटरनल माइग्रेशन 99% एज पर 2011 सेंसस इंडिया की पॉपुलेशन डायनामिक्स का मेजर फीचर है, प्राइमरली एम्प्लॉयमेंट नीड्स और अपॉर्चुनिटीज से ड्रिवन। Within India trends, key patterns include हैं long-standing east-to-west flow, नया north-to-south shift due to wages and demand, increasing temporary seasonal migration और high overall female migration rate. आउटसाइड इंडिया ट्रेंड्स मेजर स्ट्रीम्स इंक्लूड हैं गल्फ कंट्रीज में सिग्निफिकेंट सेमी अनस्किल्ड लेबर माइग्रेशन, वेस्टर्न नेशंस यूएस, यूके, कनाडा एक्सेट्रा में इंक्रीजिंग परमानेंट स्किल्ड माइग्रेशन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ कुछ लेबर मूवमेंट। बिल्कुल। अब कुछ रिकॉल क्वेश्चंस। 1. रफली टोटल माइग्रेशन का कितना परसेंटेज जिसमें इंडियंस इन्वॉल्व थे? इंटरनल था 2011 सेंसस फिगर के अनुसार। 2. इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल ईस्ट टू वेस्ट माइग्रेशन पैटर्न डिस्क्राइब कीजिए। किन जनरल रीजन से किन जनरल रीजन्स तक? 3. नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे केरला की तरफ रीसेंट माइग्रेशन इंक्रीज का मेन इकोनॉमिक रीजन क्या बताया गया? बताओ। 4. इंडिया के बाहर कौन सा रीजन इंडिया से सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन अट्रैक्ट करता है? याद है? 5. हाईली स्किल्ड इंडियंस को वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा परमानेंटली माइग्रेट करने के लिए अट्रैक्ट करने वाले टिपिकल पुल फैक्टर्स क्या हैं? 6. ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे इवेंट ने इंडिया में इंटरनल लेबर माइग्रेशन पैटर्न्स को कैसे इंपैक्ट किया? सोच लो। फाइनल चैलेंज, उस जगह के बारे में सोचिए जहां आप रहते हैं या बड़े हुए। क्या कोई एग्जाम्पल्स या स्टोरीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इंटरनल लेबर माइग्रेशन दूसरे स्टेट से आने वाले लोग या एक्सटर्नल माइग्रेशन काम स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाले लोग से रिलेटेड हो? सिर्फ 1 मिनट रिफ्लेक्ट कीजिए। गुड एक्सरसाइज। तो आज हमने पॉपुलेशन से जुड़े कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए। डेमोग्राफिक विंटर के कॉन्सेप्ट से लेकर इंडिया के डेवलपमेंट चैलेंजेस, पॉपुलेशन एजुकेशन की जरूरत, पॉवर्टी और पॉपुलेशन के कॉम्प्लेक्स लिंक और लेबर माइग्रेशन के बदलते पैटर्न्स तक काफी कुछ एक्सप्लोर किया हमने। बिल्कुल, और ये सब इंटरकनेक्टेड है ना। पॉपुलेशन सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स के बारे में नहीं है, ये लोगों, उनकी लाइव्स, चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज और मूवमेंट्स के बारे में है। सही कहा। एक फाइनल थॉट कंसिडर करने के लिए, जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, क्लाइमेट चेंज ज्यादा अर्जेंट हो रहा है और ग्लोबल पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही हैं, ये फोर्सेस आने वाले कुछ डेकेड्स में पॉपुलेशन डायनामिक्स इंक्लूडिंग माइग्रेशन और एजिंग पैटर्न्स को कैसे रीशेप कर सकती हैं, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। कुछ सीरियस सोचने वाली बात है ये। एब्सोल्युटली, बहुत कुछ सोचा आज हमने इस चर्चा में। अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा तो इसके मेन पॉइंट्स को अपने नोट्स में समराइज करके प्रैक्टिस करना लर्निंग सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है। हाँ बिल्कुल। एंड हे, अगर आज के टॉपिक्स पर बेस्ड एक शॉर्ट क्विज या शायद कुछ फ्लैश कार्ड्स सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूजफुल होंगे तो जस्ट लेट अस नो। गुड आइडिया। थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस एक्सप्लोरेशन। सी यू नेक्स्ट टाइम।